सुप्रभात बच्चों, आपसे मेरी मुलाकात कल हो चुकी है और मैंने कल जो पढ़ाया था उसे मैं चाहती हूँ कि पहले हम लोग उसको एक बार स्मरण कर लें। इससे क्या होगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमारा ताज़ा हो जाएगा। तो कल हमने अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन, जो कि एक महान कवि हैं, छायावादोत्तर काल के, उनके विषय में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उनका जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में और उनकी मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई। उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ा था कि मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मीनन यामिनी, शतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये सब उनका काव्य संग्रह था, काव्य संग्रह है। और उन्होंने अब 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा और जीवनी में मैंने अंदर भी बताया था, आत्मकथा वो जो वो खुद लिखे और जीवनी वो जो उनके लिए दूसरों के द्वारा लिखा। तो उन्होंने 4 खंडों में आत्मकथा लिखा। वो 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सौभांतर। उन्होंने कुछ अनुवाद भी किया था, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये सब उनका अनुवाद है। उन्होंने एक डायरी लिखी जिसका नाम दिया प्रवासी की डायरी, और उनकी संपूर्ण रचनाएं जो हैं वो बच्चन ग्रंथावली के 10 खंड में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने एक विशेष दर्शन के तहत अपनी काव्य रचनाएं की और उनके दर्शन को हालावादी दर्शन के नाम से जाना गया, जिस दर्शन का मूल आशय ये था कि जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना शाखी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सभी को समभाव से स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने शायद दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरे का समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे ही उनका हालावादी दर्शन कहते हैं। और इसी के आधार पर उन्होंने मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, इन सब काव्य संग्रहों की रचना की। कल इनकी 2 कविताओं को हमने पढ़ा था, आत्मपरिचय, जिसमें इन्होंने अपना परिचय दिया था कि किस तरह मैं अलग और ये दुनिया अलग है, किस तरह मैं प्रेम को पाना चाहता हूं और किस तरह ये दुनिया भौतिक वैभव के पीछे परेशान है। तो मैं अलग हूं और ये दुनिया अलग है, इस बात का परिचय उन्होंने आत्मपरिचय कविता में दिया है। इनकी दूसरी कविता हमने कल पढ़ी थी, वो था दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब दिन जो है, समय है, वो तेजी से ढलता है। इस कविता का मूल भाव ये था कि अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें समय के साथ चलना होगा। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। अभी का समय, अभी की पीढ़ी जो समय का इस तरह दुरुपयोग कर रही है, जो समय का उपयोग नहीं कर पा रही है ठीक से, वो अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, वैसी पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। इस कविता में बताया गया है कि किस तरह हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तन्मयता से बढ़ना है, समय का ध्यान रखते हुए। जब हम ये देखते हैं कि समय हमारा बीत रहा है तो हम उसकी तरफ और तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति अभी दूर है और उसके नजदीक हमें जाना है, हमें उसे प्राप्त करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। बिना लक्ष्य का जीवन निरर्थक है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें जो कल पढ़ी थी, अभी हमने उसे स्मरण कर लिया ताकि वो चीजें विस्मृत ना हो, और आपने भी पढ़ा होगा घर जाकर। अब मैं आज का जो अध्याय शुरू करने वाली हूँ वो काव्य खंड से ही है, और
कविता का नाम है पतंग और इसके कवि हैं आलोक धनवा। तो सारे बच्चे अपने कॉपी किताब निकाल लें और जब मैं कविता को पढ़ूं तो वो उसको देखें और जो विशिष्ट चीजें हैं, शब्द हैं, उस सबको उसमें अंकित करें, जिससे कि वो उसे विस्मृत ना कर सके और बार बार वो उसका अध्ययन कर सके और उसे याद कर सके। तो सबसे पहले हम आलोक धनवा के विषय में जानते हैं। आलोक धनवा है कौन? इनकी जीवनी क्या है, इनका साहित्यिक परिचय क्या है? तो सर्वप्रथम आलोक धनवा जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं, ये हम जान लें। इनका जन्म 1948 में मुंगेर जिला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मुंगेर जिला कहाँ है? बिहार में। 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था। इसका अर्थ है कि इन्होंने बिहार की धरती को समृद्ध किया। इनका जन्म बिहार की धरती पे हुआ और इन्होंने वहां की धरती को, वहां के वातावरण को अपने काव्य में, अपनी कविताओं में अंकित भी किया। तो सबसे पहले इसके विषय में हम जानते हैं कि ये किस तरह के कवि हैं। तो आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ। आलोक जी की पहली कविता जनता का आदमी 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद भागी हुई लड़की, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि दुनिया रोज बनती है, उनका एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है। इनका एकमात्र संग्रह एकमात्र कविता संग्रह है दुनिया रोज बनती है। यह संकेतात्मक है। दुनिया रोज बनती है, जैसा कि ये शीर्षक से ही पता चलता है कि दुनिया में या मनुष्य जैसा चाहे दुनिया को बना सकता है। दुनिया मतलब यहां अपनी दुनिया, यहां सांकेतात्मक। तो दुनिया रोज बनती है उनका एकमात्र संग्रह है। उन्हें जो सम्मान मिला वो था राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, उन्हें सम्मान मिला राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, भाषा परिषद का साहित्य सम्मान।
आसमान। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि इनका एकमात्र जो कविता संग्रह है वो दुनिया रोज बनती है, फिर भी उन्हें इतने सारे सम्मानों से नवाजा गया। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। अगर इन्हें एक कविता संग्रह में इतने सम्मानों से नवाजा गया तो इसका मतलब है कि इनकी रचनाओं में बहुत दम है। इन्होंने जो बातें कही वो खरी खरी और बहुत सटीक बातें कही। इन्होंने अपनी रचनाओं की संख्या को नहीं बढ़ाया, इन्होंने अपनी रचनाओं की गुणवत्ता पे ध्यान दिया। जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। हिंदी कविता के 7वें 8वें दशक के कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में ही अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित आलोक धनवा की आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही है। जबानी याद रही है इसका मतलब कि उसको पढ़ने के लिए हमें पुस्तक देखने की जरूरत नहीं थी, हमें वो गीत के तरह याद थे। अगर हम किसी चीज को याद करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तभी हम उसको याद करते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो कविता लिखी वो इतने महत्वपूर्ण थे और इतने उपयोगी थे कि सभी को, और इस तरह उनमें ऐसी गहराई थी कि सभी को जबानी याद थी और सारे लोग उसको याद करते थे। आरंभिक कविताएं, आलोचकों का तो यह मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है। बहुत सारे प्राचीन कवि हैं जिनका अभी तक मूल्यांकन नहीं हो पाया है सही ढंग से। तो ये तो अभी हमारे आधुनिक युग के कवि हैं, इनका मूल्यांकन करने में अभी वक्त लगेगा। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या संभवतः उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। थोक का भाव मतलब उन्होंने कभी भी संख्या को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अपनी रचनाओं में उन्होंने संख्या को नहीं देखा, उन्होंने गुणवत्ता को देखा। अगर हमारी जो रचनाएं हैं वो अगर उपयोगी हो, गुणवत्तापूर्ण हो, तो एक रचनाएं ही 100 पे भारी है। तो उन्होंने संख्या को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए कि उनके रचनाओं को बहुत पसंद किया गया और वो बहुत गुणवत्तापूर्ण थे। तो इसलिए उन्होंने शायद संख्या को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे हो सकता था कि अधिक संख्या में लिखने के कारण उनके गुणवत्ता में गिरावट आ जाती। एक तो ये दबाव था, दूसरा दबाव था कि उनको बहुत ज्यादा पसंद किया गया साहित्य जगत में। इसलिए भी उन्होंने सोचा कि अगर मैं गुणवत्तापूर्ण रचना नहीं करूंगा तो शायद वो ठीक नहीं होगा, वो खुद के प्रति भी न्याय नहीं हो पाएगा और ना ही समाज के प्रति न्याय होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कवि रचना करता है तो क्यों करता है, वो समाज को कुछ देना चाहता है, समाज को कुछ बताना चाहता है किसी समस्या के बारे में जो बहुत समय से चली आ रही है, उन समस्याओं के बारे में, किसी भावना के बारे में, तो इसलिए वो रचना करते हैं। तो ये कारण रहा उनके कम लेखन करने का। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ, और वो कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। यही है। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय सम्मानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य किया गया। अतिथि व्याख्याता उसे कहते हैं जब हमारे महाविद्यालय में, हमारे विश्वविद्यालय में किसी विषय को लेकर के कोई पर्याप्त शिक्षक, पर्याप्त प्राध्यापक नहीं रहते हैं और हमें उसकी कमी महसूस होती है और हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम किसी अतिथि प्राध्यापक को बुलाते हैं उनको अपना ज्ञान बच्चों तक बांटने के लिए, तो उसे ही अतिथि कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि आलोक धनवा क्या है,
कवि हैं और उनकी कविता पतंग है, जो कि एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। उनका जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ। उन्होंने बिहार की धरती को समृद्ध किया, सम्मानित किया। सम्मान उन्हें जो मिला वो राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि सम्मानों से नवाजा गया, सिर्फ एकमात्र कविता संग्रह से। इसका मतलब है कि उनकी कविता संग्रह जो है वो बहुत गुणवत्तापूर्ण है और उन्होंने समाज की समस्याओं को, लोगों की भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं वो कविता है पतंग। तो यहां हम लोग पतंग पढ़ेंगे। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज करते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की अपनी नाजुक दुनिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि पतंग जो है वो आलोक धनवा की एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। कविता के इस अवतरण में कवि वर्षा के बाद शरद ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु, शरदकालीन प्रकृति का वर्णन किया है। पतंग उड़ाने वाले छोटे छोटे बच्चों को की उमंग, आशा और उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। तो यहाँ पे आलोक जी कहते हैं कि भादों के वर्षा के महीने की तेज बौछारों वाला मौसम बीत गया और खरगोश की आंखों जैसा लाल सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया। आप लोगों ने देखा होगा कभी खरगोश को, तो उनकी आंखें कैसे होती है? लाल, हल्की लाली हुई। जैसे कि सुबह सुबह जब हम आसमान को देखते हैं तो जब वो उगता हुआ सूरज होता या डूबता हुआ सूरज होता है तो जो रंग होता उसका वही होता है खरगोश की आंखों का रंग, और वही रंग होता है शरद ऋतु के सुबह सवेरे का। ऐसे शरद के सुप्रभात ने बुला भेजा अपनी चमकीली नई साइकिल तेजी से चलाते, घंटियां बजाते, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने चमकीले इशारों से और आसमान को मुलायम बना दिया ताकि उनकी पतंग इस आसमान में आसानी से उड़ सके। यहाँ पे कह रहे हैं कि शरद ऋतु के सुप्रभात का सुबह इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, इतना लुभावना है, इतना आकर्षक है कि वो उसे अपने तरफ बच्चों को खींचता है, बच्चों को बाहर आने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए उसको बुला रहा है। तो कैसे बुला रहा है? अपनी चमकीली नई साइकिल तेजी से चलाते हुए, मतलब वो चमक, वो जो प्रकाश है वो प्रकाश तेजी से बदलता है और वो इस तरह का उसमें स्वच्छता है, इस तरह की तेजी है जो ऐसा लगता है कि वो साइकिल तेजी से चला रहे हैं। घंटियां बजाते पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने चमकीले इशारे से और आसमान को मुलायम बना दिया, और उसके आसमान को मुलायम बना दिया। हम लोग जैसे जानते हैं कि पतंग जो है काफी नाजुक चीज होती है और वो बहुत पतली कागज से बनती है, उसमें बांस की पतली कमानी लगी हुई होती है और वो धागा भी बहुत पतला होता है जो जिससे बांध के उसे उड़ाया जाता है। तो इतनी नाजुक चीज को उड़ाने के लिए आसमान में, जाहिर है आसमान को थोड़ा कोमल बना दें तभी वो उड़ सकता है, नहीं तो उसमें व्यवधान उत्पन्न
उत्पन्न हो जाएगा और वो पतंग जो बहुत पतली है, बहुत हल्की है, वो नष्ट भी हो सकता है। इसी को बचाने के लिए आसमान क्या हुआ है, मुलायम कर दिया है ताकि उसकी पतंग इस आसमान में आसानी से उड़ सके। कवि कहता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़ सके। बच्चा भी चाहता है कि उसका पतंग सबसे ऊपर जाए। कौन नहीं चाहता? इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि मैं प्रथम हूं, मैं सबसे आगे रहूं। तो हर बच्चा जो पतंग उड़ा रहा है वो चाहता है कि मैं सबसे आगे रहूं। तो वो चाहता है कि मैं सबसे ऊपर उड़ूं, सबसे ऊंचे आसमान को छू लूं। और यहाँ पे एक तरह से संकेतात्मक अर्थ भी दिया है कवि ने कि हर बच्चा चाहता है कि अपने जीवन में सबसे आगे जाए। तो यहाँ उसी का संकेत दिया है कवि ने। वे चाहते हैं कि दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की पतली कमानी को आसमान में उड़ाना। वो चाहता है, वो जानता है, वो बच्चा जानता है कि मैं कमजोर हूँ, मुझ में कुछ अक्षमताएं हैं, मुझ में कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी मैं सबसे ऊपर, सबसे आगे जाना चाहता हूँ, अपनी उन कमियों को दूर करते हुए। तो यहाँ कवि ने यही चीज कहा है, इसी बात को व्यक्त किया है एक पतंग के माध्यम से कि पतंग जो सबसे कमजोर चीज होती है, सबसे पतली होती है, सबसे हल्की होती है, वो आसमान में सबसे ऊंचा उड़ना चाहती है, अपनी कमियों को दूर करते हुए, अपने उन गुणों को व्यक्त करते हुए जो उनमें कमजोरी में भी उनकी दृढ़ता को कायम रखे हुए है। आगे है, वस्तुतः पतंग यहाँ बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं का प्रतीक है। कवि आगे कहता है कि बच्चे चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़े और शुरू हो उसके उमंग भरे मन की किलकारियां, सीटियां। और जब हम जानते हैं कि जब हम सफल होते हैं और जब हम को कोई ऐसी चीज हासिल होती है जो हम करना चाहते हैं, तब हमें बहुत खुशी होती है। और ये मानव की प्रकृति है कि हम अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। कैसे जाहिर करते हैं? अपनी आवाजों से, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करके। हम अपनी मन की भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? जो हमें लगता है उस समय हमको पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब हम खुश होते हैं तो कभी हम ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि वो भावनाएं कैसे मैं व्यक्त करूं, कैसे मैं लोगों को बताऊं कि मैं बहुत खुश हूं। और इसके लिए हम तरह तरह के शारीरिक मुद्राओं को करते हैं जो कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो एक तरह से निरर्थक होता है, लेकिन हम उसको करते हैं क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसको देखता है वो उस चीज को महसूस करता है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे बच्चे जब बहुत खुश होते हैं तो बहुत किलकारियां निकालते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, पैर पटकते हैं, नाचते हैं। तो ये सब हमारी शारीरिक जो क्रियाएं हैं, जो हम मानसिक रूप से जिस तरह का भाव को महसूस करते हैं, उसे हम व्यक्त करते हैं। ये हमारा व्यक्त करने का तरीका है। और ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं होता, ये सब में होता है, चाहे वो मानव हो, चाहे मानवेतर प्राणी हो। मानवेतर प्राणी पशु पक्षी ये सब मानवेतर प्राणी हैं। तो ये सब हो, सब अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं अपनी शारीरिक क्रियाओं के। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इसके साथ ही यह पतंग रूपी तितलियों की नाजुक दुनिया की शुरुआत की है, शुरुआत की बात भी करता है। वास्तव में वे सभी बच्चों के कोमल मन और उसके ऊर्ध्व इच्छाओं की प्रतिनिधि बिंब हैं और इसके उद्रेक के लिए शरद ने यथोचित वातावरण निर्मित कर दिया है। यहाँ पे कवि वास्तव में पतंग के माध्यम से बच्चों की इच्छाओं को, बच्चों की भावनाओं को, बच्चों के जो बच्चे प्राप्त करना चाहते हैं, जो बच्चे सोचते हैं, उन सबको उन्होंने व्यक्त दिया है पतंग के माध्यम से कि पतंग किस तरह कमजोर है, किस तरह बहुत हल्की है, फिर भी वो आसमान में सबसे ऊंचे उड़ते हैं। तो अगर हम कमजोर हैं और हम में कुछ कमियां हैं, तो क्यों ना हम उस कमियों को दूर करें और उसको दूर करके हम अपने उस मजबूती को, जैसे पतंग हल्का है, हल्की है, यही सबसे बड़ी उसकी खूबी है सबसे ऊंचा उड़ने के लिए। तो अगर हम में कोई कमी है तो वही कमी जो है वो हमारी मजबूती बन जाएगी, हमारा आधार हो जाएगा सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने को। तो हमें ये समझना है कि अगर हमारी कमजोरी को, अपनी कमजोरी को हम किस तरह अपनी मजबूती बनाएं, अपना सबसे
लक्ष्य, अपने सबसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसलिए सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपनी अपनी कमजोरी और खूबियों के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यहाँ कवि का यही आशय है, बच्चों को यही बताने का होगा। आगे है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक तरह का ढोलक होता है, ढोलक की तरह का ही है, एक वाद्य यंत्र है जो आदिवासी बजाते हैं अपने पर्व त्योहार में। जब वे पेट भरते हुए चले आते हैं डाल की तरफ लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचता है, उन्हें बचाता है, गिरने से बचाता है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ पे जो है कवि ने बच्चों के कोमल और उल्लसित मन तथा उसके शरीर में व्यक्त नवीन ऊर्जा और उत्साह की बात करते हैं। हमको पता है कि अगर हमारे अंदर उत्साह नहीं हो, हमारे अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की भाव उत्पन्न नहीं होगी, अगर उत्साह नहीं है, अगर हम उसके लिए किसी चीज के लिए इच्छुक नहीं है, तो जैसे कि होता है कि बच्चे भूख तो लगी है लेकिन हम खाना खाने के इच्छुक नहीं है, तो हमारी भूख जो भी है वो भी कोई मायने नहीं रखती है और हम खाना नहीं खाते हैं। उसी प्रकार है कि अगर बच्चे के अंदर किसी चीज को, लक्ष्य को प्राप्त करने की भूख है, तो सिर्फ लक्ष्य को प्राप्त करने की भूख नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम ख्याली घोड़े को दौड़ाते हैं कि मैं यह कर लूंगा, मैं वह कर लूंगा, लेकिन हमें वो, हमारे अंदर वो जोश नहीं होता, वो उत्साह नहीं होता कि मैं उसे प्राप्त कैसे करूं, मैं उसे प्राप्त करूंगा, इसके लिए मुझे जोश चाहिए, उत्साह चाहिए। जब मैं उसे प्राप्त करूंगा तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर उत्साह हो, जोश हो उसे प्राप्त करने की, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और ये यहाँ कहने का मतलब है कवि का। तो हम इसका देखते हैं क्या कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में। तो कवि कहते हैं कि बच्चे अपने जन्म के साथ ही कपास लाते हैं, पृथ्वी उसके पैरों के पास बेचैन दौड़ती सी आती है और वे छतों की भी दौड़ दौड़ कर अपने मुलायम पैरों से नरम बना देती है। हम लोग को पता है कि छत जो है वो बहुत कड़ा होता है, सख्त होता है, और बच्चे के पैर जो है बहुत मुलायम होते हैं, नाजुक होते हैं, लेकिन जब उसमें दौड़ते हैं तो उसकी वो इच्छा जो बहुत सुदृढ़ है, वो जानता है कि उसका पैर कोमल है और छत जो है वो कठोर है, फिर भी वो उसमें दौड़ने की हिम्मत करता है, उसमें चलने की हिम्मत करता है, और इसी हिम्मत के कारण और इसी उत्साह के कारण वो जो निर्जीव है, छत तो निर्जीव होता है, तो वो जो निर्जीव है वह भी अपनी प्रकृति को बदल देता है। गुड मॉर्निंग मैम। तो हम लोग जो है अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि कवि कहते हैं कि बच्चे अपने जन्म के साथ ही कपास लाते हैं, पृथ्वी उसके पैरों के पास बेचैन दौड़ती सी आती है, और पृथ्वी उसके पैरों के पास मतलब वो पृथ्वी पे दौड़ता है और पृथ्वी भी इसके लिए उत्साहित रहती है कि वो उस पर दौड़े, भले ही वो बहुत कठोर हो, लेकिन वो अपने उत्साह से उसे कोमल बना ले, और कोमल सच में वो बन जाता है। और वे छतों को भी दौड़ दौड़ के अपने मुलायम पैरों से नरम बना देते हैं। वस्तुतः कपास यहाँ कोमलता का प्रतीक है। यहाँ जो कहा गया है कि कपास उनके बचपन से ही होता है। कपास इसलिए कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग देखते हैं कि उनका हाथ जो है उसको कभी आप छू के देखिएगा, वो बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल। छूने से ऐसा लगता है कि हम उसको कोई ऐसा चीज छू रहे हैं कि अगर जरा सा भी दबाव उसमें पड़ गया तो शायद वो क्षतिग्रस्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कोमलता भी बहुत मजबूत होती है तब जब उनकी भावनाएं उसमें संचारित हो जाती हैं,
जब वो ठान लेता है कि हमें कुछ करना है तो वो उस चीज को कर गुजरते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन हो। तो यहाँ कवि के कहने का मतलब वही है। कवि कहता है कि बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं बोलियों से मृदंग की भांति कंपायन कर देते हैं दिशाओं को, मतलब चारों दिशा को जब वो बोलते हैं तो इतना मधुर और इतना रागनीपूर्ण होता है कि ऐसा लगता है कि वो पूरे ये को कंपित कर रहे हैं, बजा रहे हैं। जैसे हम किसी वाद्य को बजाते हैं तो क्या होता है कि हम एक तरह का कंपन उत्पन्न करते हैं और वो कंपन जो है हमें आनंद देता है। तो उसी आनंद को वो वहां पे उत्पन्न कर देते हैं। और कोमल और लचीला शरीर लिए हुए बच्चे जब दौड़ते हैं तो कवि को उसका दौड़ना झूले के पैक की तरह और डाल के लचीले लहराव की गति जैसा प्रतीत होता है। जब वो दौड़ते हैं तो उसके दौड़ने में इतना लचक होता है, इतना लहराव होता है, लगता है कि अभी इधर गिरा या अभी इधर गिरा। और इस तरह का लहराव और लचक जो होता है वही उसके शरीर में, उसकी गति में जो है उसको कवि ने किससे कंपैरिजन किया है, किससे उसकी तुलना की है, तो झूला से। झूला जो है, हम लोग झूला देखे होंगे कि झूला किस तरह जो है आगे पीछे होता है और हम ऐसा लगता है कि अब गिरे, लेकिन वो हमें पकड़ के रखती है, पता ही नहीं चलता, गिरने की आशंका हमेशा होती है। उसी तरह जब बच्चे चलना शुरू करते हैं, जब अपने लक्ष्य की तरफ पांव बढ़ाते हैं तो असफल होने की हमेशा आशंका रहती है। जब बच्चे चलते हैं तो गिरने की हमेशा आशंका रहती है। फिर भी वो अपने आप को मजबूत बना के, अपने आप को सक्षम बना के, अपनी भावनाओं के बल पे, अपनी शारीरिक ऊर्जा के बल पे नहीं, अपनी शारीरिक क्षमताओं के बल पे नहीं, अपने भावनाओं की क्षमताओं के बल पे वो आगे बढ़ते हैं बिना डरे हुए। तो यही यहाँ पे कवि बताना चाहते हैं। वस्तुतः कवि यहाँ बच्चों को नवीनता और उसके अनुरूप उसमें उपस्थित शारीरिक लोच की तरफ संकेत भी करता है। कवि कहता है कि वे अपनी धूल में पतंग उड़ाते उड़ाते छत के किनारों या मुंडेरों तक आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके उल्लासित और रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचाता है। कवि ऊंची उड़ती पतंग की रस्सी के सहारे की बात करता है। इस वर्णन के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बच्चे कितने एकाग्र और तल्लीन भाव से पतंग उड़ा रहे हैं और उड़ती पतंग के साथ साथ उनकी ऊर्ध्व इच्छाएं भी उड़ रही हैं। बच्चों की कल्पना सुलभ मानसिकता का वर्णन यहाँ दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उड़ाते उड़ाते वो छत के मुंडेरों पे, उसके किनारों पे पहुंच जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो किनारे से गिर पड़ते हैं। क्यों? कि वो अपने उल्लास में उस चीज का ध्यान नहीं रख पाते कि मैं किनारे पे आ गया हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गिरते गिरते बच जाता है, अपने शरीर से वो अपने आप को संतुलित कर लेता है अपने शारीरिक लोच से। तो गिरते गिरते जो बच्चा बच गया वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो गिर गया वो और भी निडर हो जाता है, क्योंकि गिरने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से। उसको लगता है कि कुछ नहीं हुआ है और इस तरह उसे कुछ नहीं होता है। और इसे ही कहते हैं आत्मबल। और इसी आत्मबल के कारण बच्चे सुरक्षित निकल आते हैं। और जब वो सुरक्षित निकल आते हैं, जब हम किसी मुसीबत से सुरक्षित निकल आते हैं तो क्या करते हैं, हम और निडर हो जाते हैं और हम फिर से उस चीज को करते हैं और निडरता से। तो जब हम किसी चीज को और निडरता बिना भय के करेंगे तो जाहिर है हमारा वो काम बहुत बेहतर होगा। तो यहाँ पे कवि का कहने का मतलब ये है कि अगर हम लक्ष्य में अगर हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के रास्ते में अगर हम असफल होते हैं और हम बार बार असफल होते हैं और जब असफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर और एक ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं नहीं कर सकता हूं, बल्कि हमारे अंदर वो निडरता आ जानी चाहिए। हमें निडर हो जाना चाहिए कि हम जो है उसको किए, असफल हुए, फिर से मैं सफल हो सकता हूँ, वो निडरता होनी चाहिए। और ये कवि ने अपने पतंग कविता के माध्यम से यहाँ भी बताया है कि असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलता से हमें और निडर हो जाना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें और अग्रसर हो जाना चाहिए, एक नए भावना से, एक नए विश्वास के साथ, एक नई इच्छा के साथ
और एक नई मजबूती के साथ, क्योंकि असफल होने के बाद हमें टूटना नहीं चाहिए और इन चीजों को हमारा आत्मसम्मान डगमगाना नहीं चाहिए। जिस तरह बच्चे अगर पतंग उड़ाते उड़ाते गिर पड़ते हैं, तो छत से गिर पड़ते हैं, तो उन्हें कभी ये नहीं लगता है कि मैं गिरा, मुझे चोट लगी और मैं दोबारा वो काम नहीं करूंगा। उन्हें लगता है कि अरे गिरा, मैं चोट भी लगी, लेकिन उस तरह का चोट नहीं लगा जिस तरह मुझे लगना चाहिए। मुझ में अभी भी इतनी दम है कि मैं फिर से छत पे चढ़ के मैं फिर से पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं फिर से दौड़ सकता हूँ छत पे। और यही भावना कवि ने कहाँ भरा है? बच्चों के मन में, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा है कि तुम पतंग बन जाओ और उसी तरह उड़ो आसमान में, जिस तरह सबसे हल्की होने के बाद भी पतंग, सबसे कमजोर होने के बाद भी पतंग अपने हल्केपन को, अपने कमजोरी को वो मजबूती बनाती है, वो अपना भारीपन बनाती है और वो वहां तक पहुंचती है जहां तक कोई भारी वस्तु नहीं पहुंच सकता। ये उसका गुण है और तुम भी अपने गुण को समझो और उस गुण को निखारो और उसी के दम पे, उसी के बल पे तुम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, उसी के अनुरूप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। आगे कवि है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उसके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ मैंने चर्चा किया कि गिरते हैं तो क्या उनके अंदर प्रतिक्रिया होती है। उनके अंदर यही प्रतिक्रिया होती है कि वो और निडर हो जाते हैं। उनको लगता है कि गिरने से कुछ होता नहीं उस तरह का, जितना बड़ा मेरा लक्ष्य है उतना बड़ा नुकसान नहीं है। अगर मैं गिरा तो मेरा लक्ष्य जब मैं प्राप्त करूंगा तब मुझे जितनी बड़ी सफलता मिलेगी और जितना बड़ा उसका परिणाम मिलेगा, उतना बड़ा मेरे गिरने से उतना बड़ा नुकसान मुझे नहीं हुआ है। इसीलिए मुझे एक बार फिर से प्रयास करना है उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिसका परिणाम हमारा बहुत बड़ा है इस नुकसान की अपेक्षा जो मुझे गिरने से हुई है। तो यहाँ कवि का बहुत बड़ा लक्ष्य है बच्चों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, उनके मनोभाव को ऊंचा बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे चर्चा की है। यहाँ पे कवि बच्चों की साहसिक और अदम्य तथा महत्वाकांक्षी मनोवृत्ति की ओर को रेखांकित करना चाहा है। वह कहता है कि यदि पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे छत के किनारे से गिरकर भी बच जाते हैं, तो भी निडर होकर सूरज के सम्मुख आते हैं। सूरज यहाँ पे क्या है? सूरज यहाँ पे वो बाधा है जो लोगों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के रास्ते पे कभी उत्पन्न होता है। तो इस बाधा को भी वो नजरअंदाज करते हुए, इसका सामना करते हुए वो जो है आते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य की प्राप्ति जब होगी तो हमें जितनी बड़ी सफलता मिलेगी और हमको जो फायदा होगा उससे, वो इस गिरने के नुकसान से, इस असफलता के नुकसान से बहुत बड़ा है और बहुत महान है। और उसकी अनवरत चपल गति का अनुसरण करती हुई पृथ्वी और भी तेजी से उसके पास आती है। वस्तुतः कवि यह कहना चाहता है कि बच्चे अपने जीवन में जिस नवीन ऊर्जा को, आत्मविश्वास और संयम को प्राप्त करते हैं, वही उन्हें भावी युग परिवर्तन का संवाहक बनाता है। वस्तुतः वे इस धरती पर नई चेतना के संवाहक बनकर उदित होते हैं। वे ही आगे चलकर समाज को कर्णधारों की भूमिका का निर्वाह करते हैं। हम लोगों को पता है कि हमारा जितना बड़ा रिस्क हमारा होगा, जितना बड़ा हम रिस्क लेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पे कवि कहने का मतलब है कि हम जितना बड़ा उठाएंगे, जोखिम उठाएंगे हम जितना बड़ा, उतनी बड़ी हमारी सफलता होगी। तो बच्चे जो है जब जोखिम उठाते हैं तो उन्हें कष्ट भी होता है, उन्हें नुकसान भी होती है, उन्हें क्षति भी होती है। इस क्षति को वो अपनी कमजोरी न समझे, इस क्षति से वो जो है उत्प्रेरित हो, वो उससे हतोत्साहित ना हो, उसे वो अपनी उत्प्रेरणा बनाए और उस नई उत्प्रेरणा से वो अपने उस लक्ष्य की ऊंचाई को प्राप्त करे, जिस ऊंचाई को पतंग प्राप्त करती है अपने हल्केपन से। जिससे कि हमें पता है कि जब कोई हल्का होता है, कमजोर होता है, तो हम उसे उसको दोष के रूप में देखते हैं कि ये कमजोर है, ये क्या कर सकता है। लेकिन वो उसी कमजोरी को
अपनी शक्ति बना करके, अगर पतंग, हम लोगों को पता है पतंग अगर हल्की नहीं होती तो वो आसमान में नहीं उड़ती। आसमान एक ऐसा चीज है जो कि हम लोगों को सबको सुरक्षित रखे हुए है, उसमें इतनी शक्ति है तो जाहिर है वो सख्त भी होगा। और उसी शक्ति को कितने, उसमें शक्ति पतंग में अपनी कमजोरी में कितनी मजबूती ले आया है। पतंग कितना मजबूत है, अपनी कमजोरी को ही मजबूती बना लिया है कि उसी हल्केपन से उसमें इतनी ताकत भरी है कि वो आसमान को चीरते हुए वो सबसे ऊंचा जा सकता है। तो इसी तरह कवि कहते हैं कि बालकों को, मनुष्यों को, बच्चों को, जो कि हमारे समाज के कर्णधार हैं, जो हमारे समाज को कुछ नया देंगे, हमारे समाज का निर्माण करेंगे, वो अपनी कमजोरी को मजबूती बनाए और वो उसी मजबूती के सहारे, या कहें कि उसी कमजोरी के सहारे वो उस लक्ष्य को प्राप्त करे जिसकी प्राप्ति से हमारे समाज को, उसके खुद को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और इसका बहुत बड़ा परिणाम होगा। और इससे हमारे समाज में परिवर्तन होगा, उसके खुद की जिंदगी में परिवर्तन होगा और वो अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। यही इस पतंग कविता का मूल आशय है। और अब जब समझ में आ गई है कि इस कविता का मूल आशय क्या है और ये कविता भी समाप्त हो चुकी है, तो इसमें प्रश्न उत्तर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में तो प्रश्न उत्तर ही पूछे जाते हैं। बच्चों को तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैं जहां तक समझती हूँ कि बच्चों में आत्मसात कर लिया होगा। ये कविता है पतंग और कवि आलोक धनवा है। उनका जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर, बिहार में हुआ। उनकी एकमात्र रचना है, एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है। और इसी कविता संग्रह के दम पे उन्हें सम्मान मिला, राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि। इस कविता का मूल आशय है कि जिस तरह पतंग कमजोर होते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, ऊंचा से ऊंचा आसमान में उड़ती है, उसी तरह बच्चे अपनी कमजोरी को मजबूती बना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और इस देश को, इस समाज को वो वह दे जो उसके जीवन को भी बदल सकता है और इस समाज को भी बदल सकता है, उसके जीवन को सार्थक कर सकता है और वो समाज को भी परिवर्तित कर समाज को भी एक सार्थकता, एक दिशा प्रदान कर सकता है। तो आगे हम प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या है। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या है, सबसे तेज बौछारें आई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में, उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो
तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कविता में कहाँ पे है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ये यहाँ पे कवि ने यही वर्णन किया है, तो इसको हम अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे कैसे। तो सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद कवि ने प्रकृति में शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। शरद के आगमन को खरगोश की आंखों जैसा लालिमा युक्त सवेरे में कवि ने दिखाया है। शरद ऋतु में आसमान चमकीला और साफ हो जाता है, इसे कवि ने चमकीले इशारों और मुलायम आसमान कहकर दिखाया है। तो जो चमकीलापन है उसे उन्होंने स्वच्छता को, साफ को चमकीले इशारों से बताया है। और खरगोश की आंखों की लालिमा कैसे होती है, जब सूरज सुबह का सूरज उगता है और डूबता है तब जो लालिमा हमें आसमान में दिखाई देती है, दरअसल वही खरगोश की आंखों की लालिमा होती है। और यहाँ पे खरगोश की आंखों की लालिमा का इसलिए वर्णन किया है कवि ने क्योंकि वो सुबह और शाम के वर्णन को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो एक अलग उसमें विशिष्टता नहीं आती जो विशिष्टता यहाँ पे है शरद ऋतु को लेकर के। सुबह और शाम तो हर ऋतु में होती है, तो शरद ऋतु की विशिष्टता को दिखाने के लिए उन्होंने खरगोश की आंख की लालिमा का वर्णन किया है, ना कि सुबह और शाम की लालिमा का वर्णन किया है। यही एक कारण है। अगला प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। तो सोचकर बताएं कि पतंग के लिए, सारे बच्चे लिख रहे हैं ना। कल मैं इस प्रश्न को पूछूंगी अगले क्लास में। हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी, जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। प्रयोग किया है। तो सबसे पहले तो इसका संबंध बच्चों के मन से है। वास्तव में बच्चों के मन में असंख्य कल्पनाएं, आशाएं और इच्छाएं होती हैं और उसका मन दुनिया की तमाम झंझटों से मुक्त होता है, इसलिए उसका मन हल्का भी होता है। यहाँ पे कवि के कहने का तात्पर्य यही था कि सबसे बड़ी बात तो पतंग की तुलना उन्होंने पतंग कविता लिखी क्योंकि उससे बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करना था, बच्चों की प्रवृत्ति को दिखाना था। तो उन्होंने बच्चों के मन से उसकी तुलना की और बच्चों के मन में असंख्य कल्पनाएं, आशाएं और इच्छाएं होती है, उसका इन्होंने वर्णन किया और उसका मन दुनिया के तमाम झंझटों से मुक्त होता है, इसलिए उनका मन हल्का होता है और कमजोर भी होता है। उसे सही दिशा देने की जरूरत है और जब उसे सही दिशा मिल जाती है, जिस तरह की पतंग को हम लोग उड़ाने के लिए उसमें एक धागा, एक रस्सी बांधते हैं जिसके
सहारे हम उन्हें आसमान की ऊंचाई पे पहुंचाते हैं, उसी तरह हम बच्चों के मन को अगर थाम लें, उनके मन को अगर हम समझ जाएं, तो हम उसको आसमान की ऊंचाइयों वाले लक्ष्य को प्राप्त करवा सकते हैं। और यही यहाँ पे कवि का कहने का तात्पर्य है। जन्म से ही, अगला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो ये सब प्रश्न लिख लिया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जो बहुत कोमल होता है और एकदम स्वच्छ होता है और साफ होता है। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो कपास से बच्चों का संबंध कोमलता को लेकर स्थापित किया गया है, उसकी स्वच्छता भी है, उसमें साफपन भी है। दूसरी अर्थ ध्वनि यह हो सकती है कि जिस प्रकार कपास से बहुउपयोगी वस्तुएं तैयार की जा सकती है, वैसे ही बच्चों के मन मस्तिष्क में अनेक कल्पनाएं होती है, जिसे हम मांझ करके, जिसे हम समझ करके उसे बहुत ऊंचा लक्ष्य को प्राप्त करवा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कपास से बच्चों की कोमलता का, उसकी स्वच्छता का, उसके सादेपन का संबंध है। दूसरा, अगर हम इससे अर्थ ध्वनि निकालना चाहें, अगर दूसरा इसका मतलब हम जानना चाहें, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह कपास की बहुत सारे उपयोगी होते हैं, जैसे कपास से तकिया बनाया जाता है, कपास से कपड़ा बनाया जाता है, कपास से धागा बनाया जाता है, कपास से और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ये बहुत बहुउपयोगी चीजें, मतलब बहुत सारे उपयोग होते हैं जिससे। कपास का उपयोग मेडिकल क्रियाओं में भी होता है, स्वास्थ्य के क्रम में, अस्पतालों में भी होता है। वैसे ही बच्चों के मन मस्तिष्क में अनेक कल्पनाएं होती हैं, तरह तरह की कल्पनाएं होती है, वो बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। हमें ये जानना है, खासकर अभिभावक को, शिक्षक को, उसके मित्र को, उसके समाज में, वो जिस समाज में रहते हैं उस सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों को ये जानना है कि उसकी जो इच्छाएं हैं उसमें से किस इच्छा को, किस कल्पना को हम पकड़ें और उसे उसी तरह, जिस तरह पतंग को हम उड़ाते हैं एक धागे में बांध के, उसको भी अपनी क्षमताओं से उसको किस तरह हम मांझे, हीरे की तरह वो चमके। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें उसको मांझना है। उसी तरह जिस तरह हम कभी, आप लोगों को पता होगा कि पतंग में जो पतली धागा होती है उसमें भी हम लोग मांझा लगाते हैं, मांझा, इसलिए कि उसमें वो क्षमता आ जानी चाहिए जिससे कि कोई दूसरी पतंग उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके, उसे नहीं काट सके। जब हम मांझा लगाते हैं तो उस धागा में वो मजबूती आ जाती है, वो कटावपन आ जाता है कि कोई दूसरा जो उससे उलझेगा वो नष्ट हो जाएगा।
पर वो धागा नष्ट नहीं होगा, वो पतंग नहीं टूटेगा, इसी तरह वो पतंग नहीं कटेगी। इसी तरह हमें बच्चों को उसकी इच्छाओं के साथ उसको इस तरह मांझना है कि वो सबसे ऊंची सफलता को प्राप्त कर सके और उस सफलता में आने वाली हर बाधा को वो पार कर दे। इस तरह उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना है, उसके व्यक्तित्व को उस तरह का मजबूती देना है, किससे? अपने विचारों से, अपने अनुभव से उसे उस तरह का बनाना है। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो बच्चों की आशा आकांक्षाएं पतंग के साथ आसमान में उड़ती है, वस्तुतः उसकी बात सुलभ शुभ कामना मनोकामनाओं के लिए कवि ने ऐसा ही कहा है। तो बच्चों के पतंग के साथ साथ वे भी उड़ते हैं। यहाँ जिस तरह पतंग उड़ती है उसी तरह बच्चे भी अपनी कल्पनाओं के साथ उड़ते हैं, अपनी मनोकामनाओं को उड़ान देते हैं और उस उड़ान को जरूरत है कि हम उसको थाम के नई दिशा दें, जिस तरह पतंग रस्सी को थामे हुए। तो आज का ये काव्यखंड की कविता पतंग जिसको आलोक धनवा ने लिखा है वो समाप्त हो गई और इसका मूल भाव भी मैंने बता दिया है कि किस तरह वो बच्चों की इच्छाओं के साथ जोड़ दिया गया है पतंग को और वो कमजोर है, उसी तरह बच्चों की इच्छाएं भी कमजोर हैं और जिस तरह उसे एक धागा थामे रहती है उसी तरह हम भी उसे थामे रहें और ये करें और उसे एक नई दिशा दें। अब मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम आसमा महल है और मैं हिंदी की क्लास 12वीं की शिक्षिका हूँ, +2 हाई स्कूल बेंगाबाद गिरिडीह से। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी और तब मैं इसके प्रश्न जो मैंने लिखाए हैं उसे मैं पूछूंगी आप लोगों से और मैं चाहूंगी कि आप लोग उसका उत्तर दें। धन्यवाद।